हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे लिटरेरी रैंडम सीरीज के पार्ट 8 एंड इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है काउंटर रेफर्मेशन। और जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में रेफर्मेशन के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काउंटर रेफर्मेशन क्या है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। इन ए सिंपल सेंटेंस और इन ए सिंपल वे अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके आप मालिक होते हैं और जिसको आप रन करते हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पास पावर है, मनी है, सब कुछ होता है। और अचानक से कोई आता है और आपको अपोज करना शुरू करता है, आपके सिद्धांतों को, आपके रूल्स को अपोज करता है, आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है, तो आपको चोट पहुंचेगी। यू विल फील हर्ट, क्योंकि सदियों से कहते हैं ना, जो ओल्ड एज ट्रेडिशन होता है, अगर उसको लोग ब्रेक करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग विरोध करते हैं। और रेफॉर्मेशन भी कुछ इस तरह का था, एक विरोध जो बाद में कहलाया प्रोटेस्टेंट। और एंड देन प्रोटेस्टेंटिज्म एक ब्रांच आ गई क्रिश्चियनिटी की। तो ब्रांच आने के बाद क्या होता है कि आपका पावर शिफ्ट होता है, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसके हाथ की पावर किसी दूसरे के हाथ में चली जाए, क्योंकि मामला सारा पॉलिटिकल, रिलीजियस हो, चाहे कुछ भी हो। कुर्सी का मामला आता है, पावर की बात आती है, फेम की बात आती है, तो लोग जो है मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थियोरी। तो कुछ ऐसा ही हुआ कैथोलिक्स के साथ। उनके साथ भी प्रॉब्लम आ गई। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो कुर्सी है, उनका जो फेम है, उनका जो पावर है, जिससे लोग उनको मानते हैं। इवन पोप तो एक ऐसी कैटेगरी पे बैठा हुआ था जो कि गॉड से भी बड़ा अपने आप को इस तरह का दिखाने का कोशिश करते थे वो लोग। तो सारा कुछ उनसे हाथ से धीरे धीरे जाने लगा। तो उन्होंने एक प्लान सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाए, हमारे पावर खत्म हो जाए। और इस वजह से उन्होंने उस प्लान के तहत एक स्ट्रैटेजी तैयार की, जिसको कह सकते हैं लोगों को कलेक्ट किया, अपने लोगों को कलेक्ट किया। कैथोलिक्स इकट्ठा हुए, एक बेंच पे बैठे, मतलब एक कह सकते हैं कि एक टेबल पे बैठकर उन्होंने बात करनी शुरू की। और उसी का जो उसका जो परिणाम हुआ, उसको हम काउंटर रेफर्मेशन कहते हैं। यानी किसी का विरोध करना, तो फिर विरोध के बाद फिर हम क्या करें कि वो चीज़ हमारी वापस आ जाए। तो वो जो वापस लाने का है चीज़, पावर, फेम एंड ग्लोरी, उसको हम काउंटर रेफर्मेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी इसके अंदर हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया, किसकी मदद ली, और कौन कौन सी उन्होंने स्ट्रैटेजी तैयार की, कौन से रूल्स को बनाया जिसकी वजह से उन्होंने कैथोलिक्स को, अपने जो सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है, उसको उन्होंने बचाया। तो शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। काउंटर रेफर्मेशन। द काउंटर रेफर्मेशन, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द कैथोलिक रिवाइवल, इट्स अ वेरी वेल नोन एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड कि काउंटर रेफर्मेशन है क्या। कैथोलिक रिवाइवल है, यानी उन्होंने भी सोचा कि अगर प्रोटेस्टेंट हमारा विरोध करते हैं, उनको कुछ आज़ादी चाहिए होती है, उन्होंने अपनी सहूलियत से बहुत सारी चीज़ें लाई, उन्होंने जो क्वेश्चन किया उसका उन्होंने रिप्लाई दिया। तो एक तरह से कैथोलिक्स के अंदर जो रिजिडिटी आ गई थी, जो एक कह सकते हैं ना जड़ता, कि वो चेंजेस नहीं चाहते थे। तो दुनिया में कुछ ऐसा, कोई भी चीज़ अगर स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, तो वो जाहिर सी बात है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो कैथोलिक्स ने अपने को रिवाइवल के तौर पे जो चीज़ें लाई, वही कहलाया काउंटर रेफर्मेशन। इट्स एफर्ट इन द 16th-17th सेंचुरी टू अपोज द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। उन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंट विरोध कर रहे हैं कैथोलिक चर्च का, प्रोटेस्टेंट विरोध कर रहे हैं पोप का, एंड जो एक सीक्वेंस है, यानी हायरार्कीज ऑफ रिलीजन है, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उसका इन्होंने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं कैथोलिक चर्च के अंदर जो कमियां थी, जो एक कह सकते हैं कि जो पावर का गलत यूज करते थे, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश की। इसी को हम काउंटर रेफर्मेशन कहते हैं। Counter Reformation means and steps the Catholic Church took to oppose the growth of Protestantism in 1500। कहने का मतलब है कि काउंटर रेफर्मेशन एक्चुअल में कैथोलिक चर्च के अंदर जो है, बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात करता है और प्रोटेस्टेंटिज्म के अगेंस्ट में है। और ये शुरुआत होती है 1500, यानी ऑलमोस्ट 1517 से शुरुआत होती है, बट ये राउंड अबाउट 1500 माना जाता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली डेटेड टू हैव बिगन विद द काउंसिल ऑफ ट्रेंट। जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास में आपको काउंटर रेफॉर्मेशन के अंदर
यानी इसके अंतर्गत कितनी चीज़ें आई, क्या रिफॉर्म करने की कोशिश की है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल में चीज़ों को सीक्वेंस वाइज समझेंगे। तो पहली चीज़ है क्या कि इट इज़ फ्रिक्वेंटली डेटेड टू हैव बिगन, यानी कि काउंटर रिफॉर्मेशन की शुरुआत कब होती है? द काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 टू 1563, यानी कि ये आपका एक टाइम पीरियड रहा है जिसमें काउंसिल ऑफ ट्रेंट की शुरुआत होती है। अब ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस काउंसिल की वजह से उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन की शुरुआत की, जो कि 1545 से 1563 के बीच चला है। टू एंड विद द कंक्लूजन ऑफ द यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन इन 1648। और काउंसिल ऑफ ट्रेंट के बाद क्या हुआ, इसकी यानी काउंटर रिफॉर्मेशन का एक तरह से अंत कब माना गया कि कहा गया चलो ठीक है, बहुत सारे काउंसिल्स की एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए, बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस भी उन्होंने अपने अंदर लाने की कोशिश की है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने चेंज किया है। तो यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन जिसको माना जाता है 1648 में, यहाँ पे माना जाता है कि काउंटर रिफॉर्मेशन एक तरह से कम हो गया, धीमा हो गया, यानी उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसको उन्होंने धीरे धीरे हटाया। A primary emphasis of the counter reformation was a mission to reach parts of the world। अब इसका एक मिशन क्या हुआ, यानी उन्होंने क्या प्लानिंग के तहत क्या किया कि हमारा एक जो मिशन होने वाला है कि हमको कैसे काउंटर करना है, क्या क्या किन चीज़ों का काउंटर करना है, उसको इन्होंने एक मिशन के तौर पे देखा। एक तरह से एक चैलेंज था उनका प्रोटेस्टेंट के खिलाफ। तो प्राइमरी एम्फेसिस क्या था काउंटर रिफॉर्मेशन का, वो बताया जा रहा कि रीच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमको दुनिया के उस हर कोने में पहुंचना है जहां जहां भी कैथोलिसिज्म के खिलाफ प्रोटेस्टेंट खड़े हुए, हमें उन प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ खड़ा होना है और इस चीज को बचाना है। हैड बीन कॉलोनाइज्ड एज ए प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक, हमें उस देश को भी बचाना है, यानी जहां पहले कैथोलिक्स रहते थे एंड देन कैथोलिक्स ने अपना रिलीजन धीरे धीरे चेंज कर दिया, वो प्रोटेस्टेंट होने लगे, हमको उसको सेव करना है। ये उनका प्राइमरी मिशन था। एंड ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्ट नेशंस। और दूसरा मिशन क्या बन गया, कहते हैं ना कि जब आप नई चीज शुरू करते हैं तो चीजें और भी नई, यानी कुछ अच्छी चीजें भी जुड़ती जाती हैं। तो उन्होंने अपने को ये कहा कि चलो ठीक है, जितने कैथोलिक्स थे जो प्रोटेस्टेंट हो गए उन्हें वापस लाइए, कन्वर्ट करिए, रिकन्वर्ट करिए। एंड और एक चीज आ गई कि नेशंस जो अभी कैथोलिक्स नहीं हुए हैं उन नेशंस को भी हमको अब कैथोलिक्स बनाना है। ये भी उनके मिशन में एक जुड़ गया। तो रिकन्वर्ट नेशंस, पहले तो रिकन्वर्ट करना ही है, सच एज स्वीडन एंड इंग्लैंड। स्वीडन और इंग्लैंड में बहुत सारे प्रोटेस्टेंट, उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत सारे बहुत सारा सपोर्ट्स किंग एंड क्वींस की तरफ से आ रहा था, पॉलिटिकल सपोर्ट्स भी मिल रहे थे प्रोटेस्टेंट को, क्योंकि जहाँ आज़ादी रहेगी वहाँ ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे। जहाँ रिजिडिटी है, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हर कदम पे आपको ये करना है, आपने कोई पाप कर दिया तो आपको इतने पैसे देने हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को सफोकेशन फील होता है। तो जाहिर सी बात है, तो प्रोटेस्टेंट धीरे धीरे बढ़ रहे थे इंग्लैंड एंड स्वीडन में। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक अपना मिशन लगाया कि हमें इन्हें फिर से वापस लाना है कैथोलिसिज्म में। एंड कैथोलिक फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप। तो क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप जो है एक बहुत बड़ा एक टॉपिक भी कह सकते हैं, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम ये जानते हैं कि अगर आपको इन नटसेल में बताऊं तो यूरोप का क्रिश्चियनाइजेशन जो है इट वाज बेस्ड ऑन ए मिशन। कैथोलिक्स का एक बहुत बड़ा मिशन था। इवन जीसस क्राइस्ट की जो गॉस्पेल्स थे ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक लिमिटेड वे में थी, लोग जो है उसका प्रचार नहीं कर रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप में भी तो पैगनिज्म था, जैसे कि बहुत सारे देशों में वर्ल्ड वाइड जो है मिडिवल टाइम में पैगनिज्म वाज वेरी प्रोमिनेंट, यू कुड से रिलीजन, जहाँ पे वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, एक पर्टिकुलर नेचर की पूजा करते थे। तो यहाँ पे क्रिश्चियनाइजेशन की वजह से यूरोप जो है कन्वर्ट हो गया कैथोलिसिज्म में। ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो क्रिश्चियनाइजेशन बिगेन विद रोमन एम्पायर। अब क्रिश्चियनाइजेशन का जो शुरुआत होती है कब, रोमन एम्पायर से। जब रोमन एम्पायर यूरोप में चीज़ों को उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, अपने जो टेरिटरीज को बढ़ाना शुरू किया, तो उसके साथ कहीं ना कहीं क्रिश्चियनाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा यूरोप में। व्हेन द अर्ली इंडिविजुअल फॉलोअर्स ऑफ जीसस बिकेम इटिनरेंट प्रीचर in response to the command recorded in Matthew 28:19, sometimes called the Great Mission। अब यहाँ पे देखिए ग्रेट मिशन की बात हो रही है, यानी एक महान कमीशन था उनका कि हमें क्रिश्चियनिटी को कैसे बढ़ाना है, उसके फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाना है, उसकी प्रीचिंग को, जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग को हमें कैसे बढ़ाना है। तो बेसिकली उनका क्या होता था कि हर राज्य में, हर देश में कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि जिनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्ट्रांग था, वो बाइबल को अच्छे से स्टडी करते थे। तो वो घोड़े वगैरह से या जैसे भी उस समय के मीडियम होते थे,
गांव जा जाकर उन्होंने जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स को फैलाना शुरू किया। तो जो पैगन्स थे वो कन्वर्ट हो गए कैथोलिक्स में। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी रही है कि एक ग्रेट मिशन के तहत किसी भी पैगन्स को आप कन्वर्ट करते हैं कैथोलिक्स में, टू गो ऑल द नेशंस। और इनका एक मिशन था टू गो ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जहां भी, यानी एक तरह से आप कहिए आज का जो मिशनरी जो एक फाउंडेशन है वो भी इसी का पार्ट है। और ये एक ओल्ड एज ट्रेडिशन कह सकते हैं कि हमें अपने रिलीजन को कैसे हमें स्प्रेड करना है, फैलाना है दुनिया में। तो ये एक बहुत ही कैसे ना सोची समझी एक योजना थी कि वहां से शुरुआत होती है। एंड प्रीच गुड न्यूज ऑफ गॉस्पेल्स ऑफ जीसस। आपको अच्छी चीजें बतानी है, बाइबल से जो भी अच्छी चीजें आपको निकल के आती हैं, क्राइस्ट की जितनी चीजें अच्छी निकल के आती हैं, उन सारी चीजों को हमें बढ़ाना है, फैलाना है। अब उसको लेके उन्होंने एक ग्रेट कमीशन बना दिया। became the first nation to designate Christianity as its state religion in 301। यानी अर्मेनिया जो है वो एक तरह से माना गया फर्स्ट नेशन टू डेजिग्नेट क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी को फुली अडॉप्ट करने वाला अर्मेनिया था। एंड इट्स स्टेट रिलीजन, यानी उसने पहला ऐसा नेशन बना जिसने क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन घोषित किया। वो कब? 301 में। द काउंटर रेफॉर्मेशन वाज ए कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट अराइजिंग फ्रॉम द डिक्रीज ऑफ द काउंसिल ऑफ ट्रेंट। यानी डिक्री क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है आदेश। यानी कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स क्या है? एक तरह से आप समझिए काउंसिल है, एक लोगों का समूह है। जैसे कि आज का पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है आप जानते हैं, संसद है, संसद के अंदर सांसद रहते हैं, वो चीज़ों को बनाते हैं। वैसे ही कैथोलिक्स ने क्या किया कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स की शुरुआत की, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ शुरुआत में। उन्होंने बहुत सारे आदेश पारित किए, क्या क्या करना है। एक एक योजना के तहत उन्होंने चीज़ों को काम करना शुरू किया, काउंटर करना शुरू किया प्रोटेस्टेंट के खिलाफ। तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स में जो कुछ भी पास होता था, जो नियम पास होते थे, उसको लोगों को फॉलो करना होता था अच्छे से और स्प्रेड करना होता था उस मिशन को। द एफर्ट्स प्रोड्यूस अपोलोजेटिक। अब ये जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स का क्या हुआ, इसके बाद कितनी चीजें नई आई जो काउंटर रेफॉर्मेशन में, वो क्या था? द एफर्ट यानी उनका जो प्रयास था, प्रोड्यूस अपोलोजेटिक एंड पोलेमिकल डॉक्यूमेंट्स, हेरेसी ट्रायल्स, anti-corruption efforts, spiritual movements, the promotion of new religious orders, and the flourishing of new art and musical style। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अपने नेचर को, उन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया। जो रिजिडिटी थी, जो जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो स्टाउटनेस थी, उन्होंने उसको चेंज किया। अब वो क्या हो गया? थोड़ा सा लिबरल हो गए। यानी कैथोलिक्स भी धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अगर हमने अपने को नहीं बदला तो ऐसा होगा कि लोग जो है प्रोटेस्टेंट ही रहेंगे और बल्कि प्रोटेस्टेंट की संख्या बढ़ेगी। इस वजह से उन्होंने हेरेसी ट्रायल्स में भी कुछ कमी की। पहले कैथोलिक्स क्या होते थे, इतने जैसे उनके खिलाफ अगर किसी ने ट्रांसलेशन कर दिया, उनकी किताबों को ट्रांसलेट करके बांटना शुरू कर दिया, तो उन्हें भी स्टैक पे, मतलब चौराहे पे जला दिया जाता था, उनके खिलाफ एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता था। तो इस तरह की चीजें उन्होंने क्या, एंटी करप्शन एफर्ट्स, यानी कुछ करप्शन जो था उसके खिलाफ एंटी करप्शन रूल्स लाया। स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में भी कुछ बदलाव किए। प्रमोशन ऑफ न्यू रिलीजियस ऑर्डर, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन करना। फ्लोरिशिंग ऑफ न्यू आर्ट एंड म्यूजिकल स्टाइल, यानी उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ आर्ट यानी कला का भी सहारा लिया और म्यूजिकल स्टाइल। अब ये हो सकता है कि अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप, जैसे क्या होता है ना कि म्यूजिक इज वेरी अट्रैक्टिव, जिसको कह सकते हैं कि लोग जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं म्यूजिकल वे में। तो मे बी ड्रामा के सहारे, म्यूजिक्स के सहारे उन्होंने प्रीचिंग्स को बढ़ाना शुरू किया, अपने मैसेज को। तो देखते हैं काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स क्या है एक्चुअल में, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। The Council of Trents, the Council of Trents held between 1545 to 1563, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बीच काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स काम करता है। नाउ इन इटली, अब ये ट्रेंट क्या है? ट्रेंट एक जगह है, ट्रेंट इज ए प्लेस। कहाँ पे है? इटली में है। वॉज द 19th ecumenical रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट क्रिश्चियन चर्चेज। एक्यूमिनिकल क्या है कि बहुत सारे चर्च होते थे, क्रिश्चियंस के बहुत सारे चर्च हैं, उनका अलग अलग सेक्ट होता था। तो सारे लोग मिलकर एक जगह बैठ के एक मीटिंग के तहत जो है चीज़ों को वो अपनी बातों को रखते थे। द काउंसिल ऑफ द कैथोलिक चर्च, ये सारे कैथोलिक्स के अंदर आते थे। द काउंसिल मेट फॉर 25 सेशंस, यानी टोटल उनकी मीटिंग्स कितनी हुई? 25 मीटिंग्स हुई। इसको ध्यान रखिएगा कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बताने के लिए 25 मीटिंग्स को बैक टू बैक मीटिंग्स रखी, उसमें कितने सुधार किए, क्या किए, इन सारी चीज़ों का उन्होंने काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स में डिस्कशन किया। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब द एम्बॉडीमेंट ऑफ द काउंटर रेफॉर्मेशन, और ये माना जाता है कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स की वजह से काउंटर रेफॉर्मेशन क्या हो गया? एक सक्सेसफुल मूवमेंट हो गया। ए सेमिनार, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई, बहुत सारे सेमिनार किए गए। स्कूल ऑफ थियोलॉजी को डेवलप किया गया, यानी कह सकते हैं ना कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन करना। थियोलॉजिकल कॉलेज स्टैब्लिश किए गए, यानी कि ऐसे कॉलेज जिसमें केवल धर्म की पढ़ाई हो, जैसे संस्कृत में या फिर
मदरसे में पढ़ाई होती है रिलीजन की, उनके अपने पर्टिकुलर। तो उन्होंने एक थियोलॉजिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविनिटी स्कूल्स जिसको कह सकते हैं, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट इन स्क्रिप्चर एंड थियोलॉजी। यानी कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, जो भी स्क्रिप्चर्स थे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बहुत सारी चीज़ें और भी उनके थे, तो उन्होंने थियोलॉजिकली चीज़ों को देखना शुरू किया उसके अपने पर्सपेक्टिव से, generally to prepare them for ordination to serve as clergy in academics or mostly in Christian ministry। अब थियोलॉजिकल स्कूल इस्टेब्लिश करने के बाद क्या जो उनको सुविधा हुई, सुविधा ये हुई कि बहुत सारे क्लर्जी निकलेंगे। जाहिर सी बात है वो कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेंगे, बट क्लर्जी मिलेंगे उन्हें, बिशप्स मिलेंगे उन्हें, आर्च बिशप्स मिलेंगे, और अपने क्रिश्चियनिटी को या गॉस्पेल्स को, जीसस क्राइस्ट के गॉस्पेल्स को वो रट रट कर आएंगे, चीज़ों को उनके अंदर अच्छी डिलीवरी या फिर कह सकते हैं कि स्पीच क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। तो एकेडमिक्स में मोस्टली यही सारी चीज़ें होती हैं, और खास करके थियोलॉजिकल स्टडी में तो आप यही सब सारी चीज़ें सीखते हैं। और क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की, यानी कि एक तरह से उन्होंने बहुत ही वर्क करना शुरू किया अपने। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट के अंतर्गत आता है, वो पहला था काउंसिल ऑफ ट्रेंट, दूसरा है जेसूट, जेजूट इसको पढ़ते हैं, जेजूट। जेजूट एक तरह से ये भी एक मूवमेंट का पार्ट था, और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। इसमें क्या है, जेजूट कौन होते हैं, मेंबर ऑफ रोमन कैथोलिक ऑर्डर ऑफ रिलीजियस मैन कॉल्ड द सोसाइटी ऑफ जीसस। यानी जेजूट्स वर्ड्स कभी भी आएगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए सोसाइटी ऑफ जीसस के अंदर, यानी कि जीसस के गॉस्पेल, उनकी टीचिंग्स, उनके जो भी उनकी प्रीचिंग्स थी, उसको मानने वाले लोग जो हैं, और जाहिर सी बात है ये भी पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी है। तो जेजुट्स कौन थे, मेंबर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे, और ये बाद में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइज बाय सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला इन 1534 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। ये जेजुट्स सर्व्ड एज प्रीचिंग, यानी ये जो जीसस की सोसाइटी ऑफ जीसस थे, उन्होंने क्या किया, प्रीचिंग शुरू की, टीचिंग शुरू की, मिशनरी सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है कि मिशनरी सोसाइटी कैसे एक नॉन क्रिश्चियन कंट्री में इंटर करती है और अपनी प्रीचिंग्स को, अपनी चीज़ों को बढ़ाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। तो ये भी एक पार्ट रहा है, एक्टिवली प्रमोटिंग द काउंटर रेफर्मेशन। और उनका मेन मोटिव क्या था, काउंटर रेफर्मेशन को स्टैब्लिश करना। और जैसा कि मैंने इससे पहले बोला कि यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, एक इम्पॉर्टेंट मेजर टर्न ऑफ इवेंट कह सकते हैं, जहाँ पे उनको लगा कि अब इस काउंटर रेफर्मेशन को थोड़ा उन्होंने कम किया। तो ये यूरोपियन वॉर ऑफ रिलीजन क्या है, वॉर्स ऑफ रिलीजन एक्चुअली अ सीरीज ऑफ वॉर है वेज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग 16th 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। यानी कि 16, 17 और 18वीं शताब्दी में बहुत सारे कंट्रीज, जैसे जर्मन हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मनी एंड फ्रांस, इंग्लैंड, स्वीडन एंड जो यूरोपियन कंट्रीज थे मेनली, आपस में एक कहते हैं ना कि बैटल फॉर सुप्रीमेसी की बात करते हैं, यानी कि हु इज गोइंग टू बी द द लीडिंग वन इन क्रिश्चियनिटी। तो ये एक बहुत ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोसाइटी हो। आप देखते हैं कि कौन रिप्रेजेंटेशन चाहता है, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि वो उस पूरे इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, उसको वो रन करना चाहता है, उसके पास उसको पावर चाहिए। तो ये जो यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन है, एक्चुअल में क्या था कि सारे तो थे क्रिश्चियंस, बट उनमें ऐसा कौन सा कंट्री है या कौन से राजा थे जो चाहते थे कि वो उसके हेड हो जाए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल में इसी की लड़ाई होती थी, सब अपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रखते थे। द वॉर्स डिसरप्टेड द रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ कैथोलिक कंट्रीज ऑफ यूरोप और क्रिस्टेंडम। यानी क्रिस्टेंडम का मतलब है जितने भी क्रिश्चियंस कंट्रीज थे, सारे यूरोपियन हो गए थे क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट। तो उस समय यहाँ पे यही वॉर चल रहा था 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, कि हु इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आगे देखते क्या है। अच्छा, कुछ एम्परर्स वगैरह थे, जो राजा थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है काउंटर रेफर्मेशन में। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियंस थे, तो जाहिर सी बात, अच्छा वो खुद क्रिश्चियंस थे एंड पर्टिकुलरली कैथोलिक्स थे, तो वो चाहते थे कि कैथोलिसिज्म आए। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया कि मैरी फर्स्ट, जो कि हेनरी एट्थ की बेटी थी, वो कैथोलिक थी। शी वॉज अ स्टॉन्च कैथोलिक, अ वेरी प्रैक्टिकल वन। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को जलाया, उसको उनको फांसी लगवा दी, और इस तरह, क्योंकि वो कैथोलिसिज्म को फॉलो करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे को वो आने नहीं देंगी, उनकी संख्या को कम करेंगी, तभी अपनी संख्या बढ़ेगी। तो कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ऐसे किंग एंड क्वींस थी जो इस तरह के काम करती थी। उनमें जो जो मेजर नाम है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है चार्ल्स फिफ्थ, यानी ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी काफ़ी
प्रोटेस्टेंटिज्म को के खिलाफ जो है इन्होंने काम किया और काउंटर रेफर्मेशन का एक पार्ट थे। एंड फिलिप सेकंड यानी किंग ऑफ स्पेन, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। इनकी इनकी बात कब होती है, यानी स्पेनिश आर्मडा की बात होती है। इससे पहले की क्लास में भी मैंने स्पेनिश आर्मडा जो कि 1588 में आया, इन्होंने जो एक जहाज़ों का एक बहुत ही बड़ा समूह जिसको भेजा था इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ, वहाँ पे अटैक करने के लिए, वहाँ पे कब्जा करने के लिए, ताकि वहाँ की पावर को वो पा सकें। क्योंकि फिलिप सेकंड का नाम बेसिकली इसलिए आता है, और ये कैथोलिक थे। और चूंकि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो एक तरह से कह लीजिए कि एक शी वाज द मीडिएटर बिटवीन कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। तो कोई जो कैथोलिक्स थे ये नहीं चाहते थे कि मीडिएटर का कोई काम करे, हम हैं तो हम ही रहेंगे, कैथोलिक्स रहे तो कैथोलिक्स ही रहेंगे, देयर इज नो अदर सेक्ट्स, जो कि वो देखना चाहते थे। तो टुक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट ग्रोथ। तो इन दोनों किंग्स एंड एम्परर ने प्रोटेस्टेंट के खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने किल करवाया। तो इस तरह जो है काउंटर रेफर्मेशन की कहानी यहाँ पे एंड होती है। तो आई होप कि आपको रेफर्मेशन एंड काउंटर रेफर्मेशन बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर अगले क्लास में हाजिर होंगे।